सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पेश कर दिया है। 18,700 से अरब से ज़ायद का ये बजट है, जिसका 50% से ज़ायद बताया जा रहा है कि खसारे का बजट है। फिर एक बड़ा अमाउंट 50% से ज़ायद जो कि आपको कर्ज़ों की और उसके सूद की मद में अदा करना है। तो इसमें क्या क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या क्या नेगेटिव्स हैं, इस पर हम बात करेंगे। चूँकि IT सेक्टर को इसमें फोकस किया गया है कि उसकी एक्सपोर्ट्स को हमें बढ़ाना है, तो वहाँ पर फैसिलिटेशन देनी है। पूरे मुल्क में किस तरह से IT पार्क्स के क़याम को ये हुकूमत हतमी शक्ल देगी। और फिर इसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया है। अच्छी बात है कि इजाफा हुआ है, कम से कम किसी सेक्टर को इस चीज़ का फ़ायदा हो। लेकिन जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा गया है वो कितना रियलिस्टिक है और उसको कैसे हासिल किया जाएगा, ये बहरहाल अपनी जगह पर एक बड़ा सवाल मौजूद है। एग्जैक्टली इसी हवाले से मैं मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ। काशिफ अनवर साहब टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं नुमान अब्दुल मजीद साहब। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। काशिफ साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये टैक्स के हवाले से बताइएगा क्या मामलात हैं इस बजट में, किस तरह से देख रहे हैं, ये हदफ कितना अचीवेबल होगा इस बार? देखें, टैक्स के रेट्स को तो आप जितना मर्जी बढ़ा लें, और हुकूमत ने जिस तरह से अपने एक्सपेंडिचर्स को देखकर अपने रेवेन्यूज को और टैक्स को बढ़ाने के सारे इकदाम किए। अच्छा। लेकिन बात ये कि जिस तरह से टैक्स को बढ़ाया गया है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम जो एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को तो इंसेंटिव और मांग रहे थे, हम एक्सपोर्ट को नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर ले आए हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपके मुल्क की बैकबोन है। इंस्पाइट के आप ऐसे इकदाम करें कि जो लोग अपने आप को टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं करते, आपने उस सेक्टर के ऊपर चेंजेस कर दिए हैं कि आप उस सेक्टर में आपने कैपिटल गेन टैक्स को लगा दिया है रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड के। जनाब, आपका जो जितनी मर्जी पीरियड हो, आप पे CGT लगेगा। कंस्ट्रक्शन को हम अगर कहते हैं कि आपकी कंस्ट्रक्शन बढ़े, तो सरिये स्टील के ऊपर और सीमेंट के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। तो इससे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आवाज नहीं आ रही। जी एहतिशाम साहब करते हैं इसको सही जरा, एहतिशाम साहब की जरा आवाज से करें। जी काशिफ साहब, आप गुफ्तगू जारी रखिएगा। जी, इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगी। और सिगरेट की बात की गई है कि सिगरेट को जी जो भी है अपने डॉक्यूमेंटेड और अनब्रांडेड नहीं होना चाहिए और स्मगलिंग को रोकना चाहिए। हम तो ये बात करते हैं कि लोकल इकोनॉमी को चलाने के लिए तो आपको हर स्मगल्ड प्रोडक्ट को बंद करना चाहिए ताकि आपके मुल्क के अंदर लोकल इकोनॉमी चले। तो हम अगर हमने इसमें तो बजट में कालाबाग डैम के लिए कुछ रखा जाना चाहिए था, क्लाइमेट चेंज के लिए जरूर रखा गया है, लेकिन देखेंगे तो सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के तहत हैं। हमें शॉर्ट टर्म में अपनी इकोनॉमी को इस वक्त निकालने के लिए, हमारा तो इन्वेस्टर आपके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आपने टैक्सेशन को, अगर आप एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट कौन करता है? मैन्युफैक्चरर ही करता है ना। मैन्युफैक्चरर तो पहले इस मुल्क में परेशान था, तो आप ये चाहते हैं कि जो एक्सपोर्टर है उसको जो बेनिफिट्स इस मुल्क में पहले अगर 1% मिल रहा था, आपने वो भी खत्म कर दिया, तो वो तो फिर इस मुल्क से बाहर चला जाएगा। तो हमें तो उस पैसे को रोकना था यहाँ पर कि वो पैसा यहाँ रुके, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ रुके। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि देखें, अभी तो आपने ये बजट प्रपोज किया है, तो ये जितने ऐसे मेजर्स लिए गए हैं, टैक्स बेस को बढ़ाएं, जो डाटा आपके पास है उसको इस्तेमाल करते हुए, ना कि जो लोग एग्जिस्टिंग अब नेट के अंदर हैं या एग्जिस्टिंग इकोनॉमी को चला रहे हैं उन पे टैक्सेस के रेट्स को कम किया जाए। जी जी श्योर। अगर गलत मैंने नहीं सुना, एक्सपोर्ट्स पे भी टैक्स लगा है, और अगर ये दुनिया में मेरे ख्याल में कहीं नहीं होता। तो एक्सपोर्ट नॉर्मल एक्सपोर्ट्स को नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले आए। पहले 1% था, अब एक्सपोर्ट्स नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ गई है, यानी कि इनकम के मुताबिक। और उनकी अगर इनकम अब ज्यादा होगी तो फिर उन्हें सुपर टैक्स भी देना होगा। और जिस तरह अच्छा, अब मुझे ये करने दें, ये इसमें कमेंट कीजिएगा कि दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा, मेरे ख्याल में सिर्फ श्रीलंका में किया गया है। और बाकी क्योंकि दुनिया भर में तो एक्सपोर्ट्स को आप इंसेंटिव देते हैं, और अब उसकी वजह से आपके ख्याल में क्या असरात होंगे अगर एक्सपोर्ट सेक्टर पे इस तरह का टैक्स लग गया? पहले ही हम लोग इतने कंपेटिटिव नहीं है, पहले ही बहुत ज्यादा। जी मैंने तो पहले ये कहा है कि इस वक्त जो आपका लोकल इन्वेस्टर था, जो आपकी इंडस्ट्री थी, वो आपके मुल्क से बाहर जा रही थी, और चूंकि उसको बाहर के ममालिक में ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे थे, तो अब अगर आपने अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो कि एक्सपोर्ट कर रही थी, तो उसके लिए फिर पाकिस्तान में रहना बेहतर होगा या बाहर बांग्लादेश में जाना बेहतर होगा? तो अल्टीमेटली वो फिर यहाँ से मूव करेंगे, तो इससे हमारे लोकल इंडस्ट्री, आपकी लेबर, आपके लॉ एंड ऑर्डर,
आपकी प्रोडक्शन को भी फर्क पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इसको वापस लेगी, क्योंकि अभी तो देखेंगे बजट पेश हुआ है, तो इसमें तो अभी बहुत सी ऐसे इकदाम गवर्नमेंट करेगी, बहुत सी चीजें वापस ली जाएंगी, बहुत सी चीजें अमेंड होंगी। अभी हमने जो वो प्रॉपर्टी के ऊपर भी CGT लगा दिया, हो सकता है उसके रेट में कमी की जाए या उसको वापस लिया जाए। तो अभी बहुत से इकदाम पॉजिटिव हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट वो ले। और टैक्स बेस का बढ़ा, देखें हमें टैक्स बेस को बढ़ाना है, हमें टैक्स के रेट को नहीं बढ़ाना। अच्छा, मुझे अगर इजाजत दीजिएगा, मैं खता कलामी कर रहा हूँ काशिफ साहब, हमें 18 से जी काशिफ साहब, मैं चाहूँगा नुमान अब्दुल मजीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी भी बड़ी गहरी निगाह है टैक्सेशन के मामलात पर भी और मईशत पे भी। नुमान, मैं चाहूँगा हम टैक्स की बात पे ज़रा सा बात करें। मैं भी असद अली शाह साहब से बात कर रहा था, वो भी मतलब एक जय्यद किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने मेरी तवज्जो दिलाई कि दुनिया में कहीं नहीं होता कि जी एक्सपोर्ट्स पे टैक्स। आपका क्या इसके ऊपर वो है? और क्योंकि जितना आप ज़्यादा मतलब टैक्सेशन करते हैं, और हत्ता कि मतलब जो नॉन फाइलर पे भी 45% प्रपोज किया है, तो आम ख्याल ये कि जी उसकी वजह से जो है टैक्स एवेजन बढ़ रहा होगा मुल्क में, और बजाय इसके कि मतलब है कि आप लोगों को वो करें, कहते हैं ना कि इन्वॉल्व करें, जैसे अभी काशिफ साहब कहते हैं कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, आप उन्हीं लोगों पे, कुछ लोगों पे ज्यादती कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को शिकार कर रहे हैं, और उन लोगों को टैक्स कर रहे हैं कि जिनको आपको वो मराद देनी चाहिए थी। जी जी, थैंक यू आमिर भाई। देखें, ये जो एक्सपोर्ट्स पर टैक्स की बात कही है, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि आपको पता है कि एक बड़े अरसे से हमारे यहाँ चैलेंज रहा है कि एक्सपोर्टर्स अपनी टैक्स प्रोसीड्स को जो है, डॉलर प्रोसीड्स को बाहर रखते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को। तो होगा अब ये कि एक्सपोर्टर्स जो है किसी भी ऑफशोर डेस्टिनेशन में या अपनी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के अंदर अपनी एक कंपनी और खोल के अपना प्रॉफिट जो है या अपना डॉलर का जो टॉप लाइन है वो वहीं पे रखना शुरू कर देंगे। तो गवर्नमेंट को अगर ये लगता है कि वो एक्सेसिव इनकम जो टैक्सेशन की होती है वो किसी तरीके से जो हमारा एक्सपोर्टर है वो वापस लेके आएगा और वो अपनी इनकम टैक्स में डिक्लेयर करेगा और उस पर वो 30-40% जो भी है वो टैक्स देगा, तो इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है, ऐसा कुछ नहीं होना। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका वो डॉलर जो आपका एक्सपोर्ट का डॉलर मुल्क में आएगा ही नहीं, ये सबसे बड़ा हार्डलाइन है। डॉक्यूमेंटेशन तो बात की बात है। दूसरा इसका इंसेंटिव ये है कि बहुत सारे ऐसे, जब हमारी लोकल इकॉनमी जब नहीं चल रही थी तो बहुत सारे बिजनेसमैन ने अपने आप को हेज करने के लिए कि भाई अगर लोकल इकॉनमी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की तरफ लोग देख रहे थे ताकि एक्सपोर्टर्स में अगर डॉलर जो है 1% पे आपकी प्रोसीड्स आ जाती हैं तो आपका टैक्स बच जाएगा। तो देखें, ये जो मेजर्स है ना, ये काउंटर प्रोडक्टिव मेजर्स हैं, इससे हासिल कुछ भी नहीं होना। और जैसे कि हमने कल बड़ी तफसील से बात की थी अरबाब के प्रोग्राम में कि भाई टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए जो मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे वो पिछले 20 सालों में किसी गवर्नमेंट ने नहीं किए। तो इस मरतबा भी आप देख लें कि टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए कोई मुश्किल फैसले नहीं किए गए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बंदा नॉन फाइलर है, अगर उसको आपको ये लगता है कि आप कितनी ही सख्ती कर लें, एक पाकिस्तान जैसे अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के अंदर इसके में 10-15% इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड है और वो सिर्फ 45% या 40% के ऊपर आप उसको टैक्स नेट में लेके आएंगे भी और साथ साथ आपको 40% टैक्स भी पे करेगा, तो ये भी इम्प्रैक्टिकल बात है। इस तरीके से इकॉनमी नहीं होती। होना ये चाहिए, आपको याद होगा पाकिस्तान में एक FTR फाइनल टैक्स रजीम हुआ करता था किसी ज़माने के अंदर। आपको दोबारा FTR को फाइनल टैक्स रजीम को लाना होगा कि भाई आपका जो टर्नओवर टैक्स है उसकी आप एक कैलकुलेशन करें, आप उसके ऊपर टैक्स दें, डिजिटल इकॉनमी हो, उस टर्नओवर पर टैक्स पे करें और आप मूव ऑन करें। उससे ये होता है कि गवर्नमेंट की अपनी जो टैक्स कलेक्शन की कॉस्ट है FDR की वो भी कम होती है, टैक्स ऑडिट का मसला भी कम होता है और बंदा भी जो होता है, जो बिजनेसमैन भी होता है, वो भी कहता है चलो हमने 1% अपने टैक्स का दे दिया और जान छुड़ाई। लेकिन आई थिंक ये आलमी इदारों के ईमा पर ही हमने जो है ना FTR को ख़त्म किया गया था। थ्योरेटिकली उनको उसके बहुत नज़र आते थे बेनिफिट, लेकिन उसका नतीजा सिर्फ एक डिज़ास्टर है कि कोई भी छोटा व्यापारी, छोटा बिजनेसमैन जो है वो टैक्स रेट में आने को तैयार ही नहीं है। आज आप देखें जो बड़े ग्रुप्स हैं हमारे, बड़े ग्रुप तकरीबन जो है जो मल्टी लेयर जो ग्रुप टैक्सेशन में आते हैं वो 50-60% टैक्स पे करते हैं, चाहे कि वो 50-60% टैक्स का। और पाकिस्तान जैसे मुल्क है, दुनिया में किसी भी मुल्क में भी जो है, चाहे अगर वो दुनिया का सबसे ज़्यादा आपको मराद देने वाला मुल्क भी हो, वहाँ पे भी ये टैक्स रेट्स जो है ना वो सस्टेनेबल नहीं है, कारोबार नहीं हो सकता इसके ऊपर। देखिए, आप एनकरेज कर रहे हैं कि लोग कहते हैं पाकिस्तान में बड़ी कंपनियां ना बनाए। अगर 39% आपने कॉर्पोरेट टैक्स रखा हुआ है इंक्लूडिंग 10% सुपर टैक्स, तो लोग क्यों आएंगे? मतलब है लोग भागेंगे इस मुल्क से। और ये उस चीज़ का जो मैं शुरू में बात कर रहा था अरबाब साहब, अगर आपको याद हो प्रोग्राम के पिछले हिस्से में, कि आपको इस बजट में कोई नया ख्याल नजर नहीं आया, कोई नया विजन नजर नहीं आया। वो लग रहा है कि जी कट पेस्ट किया, IMF ने उनको कुछ हिदायतनामा जारी किया और इन्होंने उसके ऊपर अमल किया। और जो एक बहुत अहम पॉइंट है, फिर मैं चाहूँगा उस पर शाम साहब भी बात करें और काशिफ साहब और नुमान साहब भी, जो रह गया था वो ये कि हुकूमत की तरफ से आप आवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं,
कारोबारी अफराद से कुर्बानी मांग रहे हैं, आप जनाब किसानों से कुर्बानी मांग रहे हैं, सबसे मांग रहे हैं, लेकिन हुक्मरान अशराफिया जो है कुर्बानी नहीं दे रही, हुकूमत जो है बिल्कुल कुर्बानी नहीं दे रही। कुछ चीज़ें बड़ी सिंबॉलिक होती हैं, सिंबॉलिक ये होती है कि हमें पता है कि अगर आप पेट्रोल कम खर्च करोगे, छोटी गाड़ियाँ हुकूमत के लोग इस्तेमाल अगर करने लगें, अगर वो बड़े बड़े कैनवाइज में ना जुलूस लेके जो गाड़ियों का चलते हैं, 40 वज़ीर आला जा रही हैं तो 40-50 गाड़ियाँ उनके साथ हैं, वज़ीर आज़म जा रहे हैं तो पता नहीं कितनी गाड़ियाँ हैं, ये भी अगर आप कम करें तो ये सिंबॉलिक होता है ना कि जी गरीब मुल्क है, आप जो टैक्स पेयर की मनी आप उसको सही इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कहीं पर भी जो होता है ना कि गवर्नमेंट का साइज कम करना, खर्चे कम करना, उसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई है। शाम साहब ने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी, तो जो मेरे ख्याल में बड़ा एक सवालिया निशान है इस हुकूमत के ऊपर, इसके विजन के ऊपर। और बिल्कुल सही कहा नुमान साहब ने भी और काशिफ साहब ने भी कि इस पे लोगों में अदम इत्मीनान बढ़ेगा, बेइत्मीनानी बढ़ेगी, और लोग अब तो एक ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर आपको पता है मतलब कारोबार होता है कि कहीं पर भी आप बिजनेस उठाएं, कहीं और लेके चले जाएं। सऊदी अरब तक जो है इन्वेस्टर्स की तलाश में है, तो मतलब है फिर हम कहाँ खड़े होंगे अगर हमने इतना दिक्कत कर दी है, मुश्किल बना दिया अपनी कारोबार करना। बिजली की कीमत महंगी, गैस की कीमत महंगी, टैक्सेशन ज़्यादा, सिक्योरिटी नहीं, सियासी अदम इस्तेकाम, तो आमना साहिबा कैसे चलेगा। जी तो आमिर साहब एक सवाल जरा आपकी इजाज़त से मैं नुमान साहब से भी, फिर एहतिशाम साहब भी, और आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा कि ये नुमान साहब अभी जो ये हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो बड़े बड़े सेक्टर्स जिनको अभी तक टैक्स नेट में नहीं लाया जा सका, इस हुकूमत के पास तो ये आइडियल सिचुएशन थी इस हवाले से कि एस्टेब्लिशमेंट से भी इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उसके बावजूद ये काम नहीं कर पा रहे, तो फिर ये रुकावट किधर है, इकदाम ना उठाने की वजूहात क्या हैं? चूँकि ये ऐसा टाइम था कि अब नहीं किया तो शायद फिर स्पेस नहीं मिलेगा। कल भी आप ये कह रहे थे कि अब टाइम बिल्कुल नहीं है, तो इन हालात में भी ये कदम नहीं उठाया गया। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये कदम जो है ना, पिछले 4-5 हुकूमतें हैं, ये सबके पास ही मौका होता है कदम उठा सके, और मैं IMF को इस हवाले से ब्लेम नहीं करता। उसकी वजह ये है, IMF ने आपको एक टैक्स का टारगेट दिया हुआ है। IMF का ये काम नहीं है कि आपको आके बताया कि किस किस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को आपने टैक्स करना है। वो कहता है भाई टोटल आपने इतने पैसे कहीं ना कहीं से जो है ना वो आवाम का खून चूस के या कहीं से भी निकाल के लाने हैं, और आप निकाल के लाएं ताकि आपका बजट डेफिसिट एक सर्टेन लिमिट से ना बढ़ सके। अभी हुकूमत का काम है कि ये फैसला करे कि भाई हमने जो है मज़ीद टैक्सेस लगाने किधर हैं और किन लोगों के ऊपर लगाने हैं। हुआ वही है कि जो इस मरतबा भी जो बजट की जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं कि तकरीबन 42% आपका जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स से आएगा, बाकी 60% वही आपका कस्टम ड्यूटी और एक्साइज और आपका सेल टैक्स से आना है। उसी के अंदर आप थोड़ा रद्दोबदल करके और मज़ीद आप आगे लेके जा रहे हैं, तो नतीजा ये निकलेगा कि आपका वही जो आपका जो डेट का वॉल्यूम है, देखें ना हमारा अभी तकरीबन आधा बजट जो है इस वक्त जो है वो डेट सर्विसिंग के अंदर जा रहा है, और बल्कि अगर आप उसको डेट सर्विसिंग को तकरीबन आई थिंक 800-900 अरब तक पहुंच गई है अगर मुझे जो फिगर्स याद आ रहे हैं, और 1200 का अगर आपका टारगेट है, यानी तो टोटल जो रेवेन्यू जो हम जनरेट कर रहे हैं मुल्क का, वो तो तकरीबन उसका 80-90% तो आपका डेट सर्विसिंग में जा रहा है। बाकी मुल्क तो पूरे के पूरा कर्जे के ऊपर चल रहा है। अगर आप डेट सर्विसिंग को और सूबों की एलोकेशन निकाल दे तो ऑटोमेटिकली आप जो है डेफिसिट के अंदर आ जाते हैं। इस तरीके से कब तक आप मुल्क को चलाएंगे? ये बेसिकली हमारा जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, हमारी एक डेट मैनेजमेंट, ये एक टाइम बॉम्ब है काइंड ऑफ। किसी भी अल्लाह ना करे ये कोलैप्स कर जाएगा और किसी भी किस्म की सूरत हाल क्रिएट हो सकती है, स्पेशली जबकि अब हमने IMF से ये भी माहिदा किया हुआ है कि हम नोट मज़ीद नहीं छापेंगे और हम जो बोरिंग करेंगे वो प्राइवेट बैंक से करेंगे। देखिए प्राइवेट बैंक्स की लैंडिंग की कैपेसिटी है ऑलरेडी जो 60-70% या 80% तक जो बैंक्स अपनी नई लैंडिंग कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को करें। बैंकर्स के तो मजे हैं गवर्नमेंट को लैंड कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से बैंक की जो बैलेंस शीट बढ़ रही है, बैंक्स कब तक इसको लैंड करते रहेंगे अगर गवर्नमेंट। तो ये हमारा जो, जैसे मैं इससे कहता हूँ ना कि नए आइडिया की बात की, जैसे आमिर भाई ने कहा ना कि भाई आपको एक ब्रॉडर विजन में चीज़ों को देखना होता है और ये सोचना होता है कि मतलब 5 साल बाद कहाँ खड़े होंगे। वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई कि भाई अगर आज हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हमारा 3 साल बाद या 5 साल बाद का हदफ क्या है, हम कहाँ खड़े होंगे और हमारा जो है हमारी बैलेंस शीट कैसे लग रही होगी। ऐसी कोई हमारी जो स्ट्रैटेजी, ये बस एक रन ऑफ द मिल किस्म का बजट है, थोड़ा बहुत नंबर के साथ हमने खेला है एंड देयर यू गो। तो थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ ये है कि PSDP को हमने बढ़ाया है, तो ये खुशाइन बात है। अब उसका भी यूटिलाइजेशन कैसा होता है ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, तो एहतिशाम साहब ज़रा इस पर आप भी ये कमेंट कर दीजिएगा कि ये अभी भी जब इन सेक्टर्स को टैक्स नेट में आप नहीं लेकर आए तो फिर ये कितना रियलिस्टिक है, ये 13,000 अरब और ये 14,500 अरब को जमा करना, क्योंकि जो एग्जेम्पशंस आपने कुछ सेक्टर्स को दी हुई थी वो अभी भी उसी तरह से बरकरार हैं। आपने अपने इत्तेहादियों को मना लिया, उस मामले पर भी ऑन बोर्ड लेकर बनाया जा सकता था। देखिए अरबाब, जो काशिफ साहब कह रहे हैं कि कब तक बैंक जो है ना वो फंडिंग करते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, जितने मज़े में अरबाब बैंक्स इस वक्त हैं, बल्कि कई बरसों से आप सोच भी नहीं सकते, उनको बड़ा फ़ायदा है, बड़े मज़े हैं। देखें ना अभी इंटरेस्ट रेट 12-22 से आपने 20.5% किया है ना, 26% इंटरेस्ट, 27% इंटरेस्ट रेट पे हुकूमत को और बाकी लोगों को वो
पैसा लैंड कर रहे होते हैं, उनकी तो मौज लगी है। वो पहले उनको तो पैसा पहले एक ज़माने में कहीं और इन्वेस्ट किया करते थे बैंक, वो करने की ज़रूरत नहीं है, उनको फर्स्ट क्लास इंटरेस्ट इतना अच्छा मिल रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा थ्राइविंग अगर कोई सेक्टर है तो बैंकिंग सेक्टर है। एक दूसरी बात है कि ये बड़ा हमें आमिर साहब आमना में बड़ा ये मुझे अफसोस हो रहा है। हम ये कह रहे थे कि यार ये बड़ा इस दफ़ा कोई क्रिएटिव बजट होगा, कोई इनोवेशन लाई जाएंगी, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी। आप यकीन करें मुझे लगता ही नहीं है कि सिरे से सबसे अहम बात है आमिर साहब की डॉक्यूमेंटेशन होनी थी। ये ब्रॉस बेस करना था आपने टैक्सेशन सिस्टम को, आपने धेले का काम नहीं किया। अब देखें फिगर आना शुरू हो गए हैं, 55 लाख टोटल टैक्स पेयर हैं, 30 लाख लोग हैं नील फाइल करते हैं और 20 लाख लोग जो टैक्स देते हैं। और आप पे मैं और आमना अब तैयार हो जाएं, 35% थे, अब ये 45% टैक्स जो है ना आप पे रम पे लगने जा रहा है। आप मुझे बताएं ये क्या किया इन्होंने, बजाय नए सेक्टर गालिबन ये नहीं कहा शाम साहब, सॉरी खता कलामी होती कि सैलरी क्लास पे टैक्स के रेट में इजाफा नहीं होगा, सिर्फ स्लैब्स चेंज हो रही हैं। जी स्लैब चेंज हो रही है, अल्टीमेटली आमिर साहब हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। दूसरा एक्सपोर्ट के लिए भी बात हो रही थी, जो जायज़ बात करनी चाहिए, वो थोड़ा सा हुकूमत ने टैक्स तो बड़ा मामूली है उन पर, लेकिन एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग के लिए जो 3.8 अरब रुपया रखा गया था उसको बढ़ा के उन्होंने टोटल कर दिया 13.8 बिलियन। तो ये खासा है, इस पे कर सकते हैं। प्लस रिस्क मिटिगेशन भी उन्होंने किया है कि जो एक्सपेंडिचर होगा हम आपको गवर्नमेंट को देगी। मेरा ख्याल है इंसेंटिव भी हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारा ख्याल था कि जी ये इंपोर्ट्स कम होंगी, उसके लिए कुछ सोचा जाएगा। बस लग्जरी गाड़ियाँ जो $50,000 से ज़्यादा की है उस पर उन्होंने टैक्स ठोक दिया है। लेकिन आप देख लें कि जो अब गैर ज़रूरी जिसको कहते हैं आइटम्स हैं उन पे उनकी इंपोर्ट पे पाबंदी नहीं लगाएगी। आज भी कहा जाता है कि जी वो कुत्तों और बिल्लियों की जो खुराक है उसको इंपोर्ट किया जाएगा। आप भी देख लें हमारा बजट ट्रेड डेफिसिट जो है ना वो 35 से 40 बिलियन के दरमियान खड़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो हमारा ख्याल था आमना के ये कोई नया तरीका ढूंढा जाएगा, कोई टैक्स पेयर की तलाश तादाद की जाएगी। नए सेक्टर रियल स्टेट आप देख लें, उसका उन्होंने किसी और तरीके से उन पर हाथ डाला है कि वो जो नॉन फाइलर हैं उन पे उन्होंने टैक्स 45% ठोक दिया। अब उसका भी देखो कोई मैकेनिज्म नहीं है, लिहाजा जो अरबों रुपया लोगों के पास इस वक्त ब्लैक मनी है वो फिर पास पड़ा रहेगा। आमतौर पे ख्याल किया जा रहा था कि आर्टिकल 7 जो है उसको रिमाइंड करेंगे ताकि इनको इंसेंटिवाइज किया जाए और ये थोड़ा बहुत टैक्स दें। जो पहले दिन में बेशुमार वो कहते हैं कि हमारी हुआ करती थी ट्रांजैक्शन, जो रियल एस्टेट के लोग हैं वो कहते हैं 2-4% रहेगी हर शहर में। तो मेरा ख्याल है यहाँ से जो पैसा जायज़ तरीके से आ सकता नहीं है। सबसे बड़ी बात और है जिसमें सारे हम रोते रहे कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देखे नहीं लगाया। अब ये सूबों को मौज करने का मौका हमने दिया गया, सिर्फ 500 रुपया टोटल इकट्ठा करते हैं। 4 बड़े टैक्स फेडरल एक्साइज अपना एक्साइज एंड टैक्सेशन है, रियल स्टेट उनके पास है, इसके अलावा 35 और तरह के इनके पास हुकूमत ने इंटेंशन शो की या कोशिश भी की टैक्स कलेक्ट करने की, तो वहाँ थोड़ा सा हमने भी देखा कि रेजिस्टेंस भी सामने आती है। काशिफ साहब, जिस तरह अभी बिजनेस कम्युनिटी को या आम रिटेलर्स को जब टैक्स नेट में लाने की कोशिश की, पहले एक ऐप बनाई गई, उस पर उन्होंने कहा जी खुद आप लोग रजिस्टर हो जाएं। इब्तिदा हमने देखा कि कोई 500-600 लोग, फिर वो बढ़ते बढ़ते अब वो 23,500 तक पहुँचे। तो शायद जो हमारे आसपास के इर्द गिर्द के लोग हैं वो खुद भी तैयार नहीं है अपनी जिम्मेदारी पूरी करने को, तो पूरा ब्लेम हम हुकूमत पर ही डालें या कुछ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है? देखिए मैं इस बात को नहीं मानता। देखिए बात यह है कि हर एक शख्स को टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए। पॉलिसीज में जो हुकूमत बना रही है टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए हमें बिल्कुल अडॉप्ट करनी चाहिए। मेरा इस ताजिर 2 स्कीम पे पहले दिन से वर्डिक्ट ये है कि आपको पहले पॉलिसी देनी चाहिए। और देखें लोग तो नहीं आना चाहते बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट, उनको ट्रस्ट फैक्टर है ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं कि आपने उनके साथ करना क्या। अब अगर आज भी आप देखें तो आज भी जो रिटेलर्स का टैक्स है उसको बढ़ाकर 1% से 2.25% कर दिया है कि हम इसको डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं और अनरजिस्टर्ड को टैक्स नेट के अंदर लाना चाहते हैं। इसका नुकसान क्या होगा कि जो पहले इनवॉइस नहीं लेते थे वो अब बिल्कुल ही नहीं लेंगे, और ये जो एडिशनल बर्डन होगा ये मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर आएगा। देखिए आपने अगर रिटेलर्स को टैक्स नेट के अंदर लाना है उसके बहुत से तरीके हैं, और जो मैं तो बार बार ये कहता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है पहले उस इन्फॉर्मेशन को अवेल करें, उसके बाद लाएं। और आप सहूलत क्या देते हैं? अभी तो जो रजिस्टर्ड लोग हैं, अभी तो देखिए बहुत बड़ी मिसाल ये एक्सपोर्ट सेक्टर की है कि आपने एक्सपोर्ट सेक्टर को नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर लिया है। आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, रियल स्टेट को जनाब आपने CGT लगा दिया है, इसके बगैर के कितनी देर का आपने रखा है, उसके ड्यूरेशन को भी निकाल दिया। तो जब पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है, जब इतना शॉर्टफॉल रहेगा तो फिर उसमें सहूलत कैसे दे सकेंगे? अभी ये दरमियान में जो पॉइंट ऑफ सेल वाला मामला हुकूमत ने करने की कोशिश की थी उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल सकी, वो भी कोई 1-1.25 लाख का टारगेट था, वो पूरा हो सका है?
बिल्कुल ठीक देखें, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं रिटेलर्स के हक में नहीं जा रहा, ना मैं हुकूमत के खिलाफ जा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप रिटेलर्स को ये बताएं कि जनाब अगर आप टैक्स नेट के अंदर आएंगे तो आपके ऑडिट्स नहीं होंगे, आप टैक्स नेट के अंदर आए। और अगर आपको रेवेन्यू चाहिए, चलिए मैं अगर इसी ताजिर दो स्कीम की बात काशिफ साहब, कोई एफर्ट नहीं किया गया रिटेलर को और होलसेलर को टैक्स पेड लाने के लिए, कोई एफर्ट इस बजट में नजर नहीं आता। जी आप, मैं यही तो कह रहा हूँ। आप अब देखें, पहले आप पॉलिसी को डिटरमिन तो करें कि आप अगर जिस रिटेलर को लाएंगे, क्या आप अपनी वो वेल्थ स्टेटमेंट को शो करेगा, अपने कैपिटल्स को शो करेगा, तो क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि उसको ऑडिट का नोटिस नहीं आएगा, उसके लिए मसाइल पैदा नहीं होंगे? अब अगर आप ये जो अभी टैक्स 1% बढ़ाया है, आपको पता है कि ये दिसंबर में 1842 SRO आया था और उन्होंने ये कहा कि ऐसा रिटेलर जिसका इनकम टैक्स 1 लाख रुपया होगा, ये 236 एक सेक्शन के तहत है, उसको अपने आप को इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। भाई लोग तो इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं डालते हैं, तो आप ऐसे रिटेलर्स को सेल्स टैक्स के अंदर ला रहे हैं और आपने ऐसे रिटेलर्स को, उनके ट्रस्ट को आपने उसको मुश्किल में डाल दिया, जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर था, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा था। तो हमारे रिटेलर्स देखें, चलें पॉइंट काशिफ साहब आपका आ गया। एतमाद की एक फ़ज़ा कायम करना पड़ेगी रिटेलर के लिए, और इसके लिए ऑब्वियसली एक कंफर्ट जोन उनके लिए बनाना पड़ेगा ताकि टैक्स नेट में मजीद लोगों को लाया जा सके। आप साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ट्रांसमिशन वक्त हो जाता है। बोलिए उसकी खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। काशिफ अनवर साहब, एहतिशामुल हक साहब, नुमान अब्दुल मजीद साहब, आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आमिर साहब, ये ब्रेक से पहले जो हम राय ले रहे थे इस पूरे ये जो रिटेलर्स का मामला है, कुछ ऐसे जो सेक्टर्स हैं जो कि ये हुकूमत भी उनको टैक्स नेट में नहीं ला सकी है, तो ये आखिर ये भी नहीं कर सकी हुकूमत, तो फिर अब ये किस हुकूमत ने करना है? अच्छा देखिए, आप याद करें कल का मेरे ख्याल में उनका जुमला था जो आज बड़ा कोट हो रहा था कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, सबको टैक्स अदा करना होगा। किसने कहा था? ये वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा था ना। अच्छा, लेकिन उस पर मुझे याद आया कि इस मुल्क में चिट्ठी के मुकद्दस गाय नहीं, बड़ा दिल खुशकुन ऐलान है, लेकिन इस मुल्क में कुछ बदउनवान किस्म की गायें हैं, कुछ बदचलन और आवारा गायें भी हैं कि जो चढ़ती इस मुल्क में है और दूध जाके वो बैरून मुल्क दे रही होती हैं और दूध जो होता है वो सासों की सूरत में, कारोबार की सूरत में और जायदाद की सूरत में होता है। तो कुछ उस किस्म की जो बदचलन गाय है उसके भी हिसाब की बात करें। जब आते हैं आपके रिटेलर, और देखें जो एक लोग जो इकोनॉमिस्ट बात भी कर रहे हैं कि रिटेलर्स पे और ट्रेडर्स के ऊपर, इनको सब लोग समझ रहे थे कि जी उसको टैक्स नेट में लाना चाहिए, और ये कोशिशें मुझे याद है कि उसका मैं मुशर्रफ साहब के ज़माने से देख रहा हूँ और वो फौजी हुकूमत तक नाकाम हुई थी। तो ये लोग इतने सख्त जान है कि हर मरतबा टैक्स उससे बच जाते थे। समझना भी यूँ चाहिए हमें कि जो नून लीग की ताकत है सेंट्रल पंजाब में, वो शटर पावर होती है कि रिटेलर ट्रेडर्स जो हैं वो नून लीग के बहुत सपोर्टर हैं। अब जाहिर है कि अगर उनकी वो बैंक उन पे करते हैं, और आपको पता ही कि उनकी मुखालफत भी बहुत हो रही है नून लीग की, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी मकबूल हुकूमत नहीं है, गैर मकबूल हुकूमत है, तो वो गालिबन इस किस्म के कहते हैं ना स्टेप लेने से गुरेजा हैं। अच्छा, उसी तरह हालांकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन कहीं पर बात होनी चाहिए थी कि जी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, अब उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है, और जाहिर है कि वो बहुत बड़ा एक वो है सेक्टर है आपका। आप लोगों ने वहाँ पे लगा दिए जहाँ पे ग्रोथ थी, जैसे एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमें मजीद रिलीफ देना था। अभी पिछले समय बात हो रही थी कि आपने एक्सपोर्ट्स को टैक्स नेट में लेकर आ गए, लेकिन ट्रेडर्स और रिटेलर्स को जिस तरह से आना चाहिए आप उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे, उसकी डिटेल में भी नहीं जा रहे। सैलरीड क्लास में जो अभी इन्होंने स्लैब्स चेंज किए हैं, अब इन्होंने कह तो दिया कि जी कोई हम लोगों ने मजीद सतह बुलंद नहीं की है, लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा जिस किस्म के इन लोगों ने इसके अंदर वो किया है। तो बात ही कि जो मैं अर्ज़ कर रहा था, कोई आपको नया विजन नज़र नहीं आया, कोई नया ख्याल नज़र नहीं आया, और जो जिस किस्म के पाकिस्तान मुश्किलात के शिकार है उसके हल करने के लिए। और एक बहुत ख़तरनाक बात की काकड़ हुकूमत ने, जो निगरान हुकूमत थी, एक अच्छा काम किया था। उन्होंने कहा थी पार्लियामेंटेरियंस को हम तरक्याती बजट नहीं देंगे, अब इन्होंने उसको भी बहाल कर दिया। तो कोई इनसे पूछे कि भाई वो क्या, क्योंकि वो ज़ाया जाता है पैसा। हम हमेशा जो आपको कहते हैं ना कि डेवलपमेंट आपकी जो भी हो होना चाहिए सेंट्रलाइज प्लानिंग के तहत होना चाहिए। सूबाई हुकूमत कर रही हो, लोकल गवर्नमेंट कर रही हो, या आप पार्लियामेंटेरियंस को कैसे दे रहे हैं? खुल्लम खुल्ला रिश्वत है, और आप वही जो मैं कह रहा हूँ कि अपने चलन दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। और आखिरी बात मैं कहूँगा बाप जो बहुत अहम है कि आप कैसा बजट लेकर आ जाएं, कुछ भी कर लें, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अवाम में एक्सेप्टेंस। तो हुकूमत जो है इस वक्त एक उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, उसका लेजिटिमेसी जो है इन क्वेश्चन है। और क्योंकि लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन है तो लोग जो हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए घबरा रहे हैं।
आप जब फौरन उसकी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे लोग लोकल इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, कि लोगों को भरोसा नहीं है, मुल्क में इतनी ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है। तो सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम और उसके बाद फिर मईशत में बेहतरी आती है। तो उसके लिए जब तक इक़दाम नहीं होंगे, ये दोनों जुड़े हुए हैं चीज़ें। आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें जी आप बजट, और बजट में भी आप देखें लोग कितना कीड़ा निकाल रहे हैं। तो अल्लाह रहम करे, मुश्किल बजट था, मुश्किल हालात हैं, और उसमें जिस तरह की चीज़ें आनी चाहिए थी वो हमें होती हुई नज़र नहीं आई। जी सही। नुमान साहब की जानिब बढ़ते हैं। नुमान साहब, ये जो अभी सारे सिचुएशन को देखते हुए, वैसे तो इट्स टू अर्ली टू आस्क, वैसे आप समझते हैं कि फ्लॉज को देखते हुए भी वैसे पोस्ट बजट डिस्कशन भी होगी, लेकिन कोई मिनी बजट आपको नज़र आता है इसके बाद? क्योंकि रिजर्वेशंस भी हैं और मामला अभी जब ब्रेक डाउन होंगे इस हवाले से, बजट के हवाले से, तो मज़ीद डिस्कशन होगी इस पर। देखें, टू अर्ली टू से है वैसे तो, लेकिन जितना हमारा बजट का वॉल्यूम अब बढ़ गया है, जो गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, मिनी बजट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़ाहिर है कि जो बोरोइंग के टारगेट्स हैं वो गवर्नमेंट के बढ़ सकते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना इकोनॉमिक प्लानिंग में, जो होती है इकोनॉमिक प्लानिंग एक होलिस्टिक प्लानिंग होती है। मिसाल के तौर पर हम इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो आपको साथ साथ डिजिटल इकॉनमी की तरफ भी जाना होता है। आपने बड़े नोट्स को बंद करना होता है, छोटे नोट्स पे फोकस करना होता है, आपने जो है उनको इंसेंटिव भी देने होते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जब भी इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं वो उसमें हम बिट्स एंड पीसेस में बात कर रहे होते हैं, उसके हम होलिस्टिकली नहीं देख रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को $100 बिलियन तक मिसाल के तौर पर लेके जाना है, इस वक्त हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो अगर हम अपनी सर्विस और जो गुड्स के एक्सपोर्ट मिला लें तो वो तकरीबन बनती हैं $40-42 अरब के आसपास बनती हैं। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, अगर इंडिया की 250-300-400 अरब डॉलर के आसपास या 600 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम कम से कम $100 अरब के पास लेके जाएं। वो जो ब्रॉड विजन है ना, ब्रॉड विजन और ब्रॉड प्लानिंग, वो हमारा सबसे बड़ा मिसिंग फैक्टर। आमिर साहब ने सही तरह इशारा किया कि आउट ऑफ द बॉक्स का जो ब्रॉड थिंकिंग होती है ना, बड़ी थिंकिंग, कि अगर हमने पाकिस्तान को एक $100 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की इकॉनमी के लिए बनाना है, उसके लिए किन इकदाम की जरूरत है, वो चीज़ क्रिटिकली मिसिंग है अनफॉर्चुनेटली ना वो बजट में। उसके लिए तो पहले टारगेट सेट किए जाएंगे ना। अगले साल का जो टारगेट है वो आप देखें $32.4 बिलियन का आ रहा है, और फिर उसी साल हम जो इंपोर्ट करेंगे वो कोई $58 बिलियन के करीब। ये 26 अरब का ट्रेड डेफिसिट अभी भी मौजूद रहे में भी। चलिए नुमान साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं, ये सवाल जी एहतिशाम साहब के सामने रखते हैं। एहतिशाम साहब, ये $26 अरब का अभी भी हम अगले साल भी ट्रेड डेफिसिट उठाएंगे, रेवेन्यू जनरेशन हमें तेज़ करनी पड़ेगी, कुछ नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे, कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा? देखिए, बात रोज़ यही बात होती है, लोग कह रहे थे कि जी FBR में शायद इस्लाहत हो जाती, तो जिस तरीके से मुझे याद है 2004-05 में मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो FBR ने $150 बिलियन दिया था इनकी स्ट्रक्चरिंग के लिए FBR की, वो खा पी गए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ये पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट को हम बंद कर देंगे, और आज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा भाई लोग कहते हैं FBR को बंद कर दें। आप मुझे बताएं अरबाब, जो FBR में किस वक्त हो रहा है, अब देख लें इनका वो ट्रैक सिस्टम जो है वो नाकाम हुआ, फिक्स टैक्स रिजीम वो कामयाब नहीं हुआ, सेल्फ असेसमेंट स्कीम वो कामयाब नहीं हुई, ओवर इन्वाइसिंग, अंडर इन्वाइसिंग, ये हर तरफ ये चल रही है। तो सवाल तो ये था कि कोई तरीक़ाकार ऐसा इख्तियार करते कि ये FBR कोई अपना प्लान करके लेके आते कि भाई हम ये जो बजाय इसके कि जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं, जो हम सारा रोना होते हैं, उन्हीं पे सारा का सारा इत्तेफाक किया गया, उन्हीं को दोबारा टैक्स मैथ में उनका टैक्स बढ़ा दिया गया। अब सवाल ये कि जो कहा जा रहा था कि जी ये FBR जो बारात याफ्ता तबके पे हाथ डालेगा, उस पर किसी ने नहीं डाला, बड़े बड़े लोग हैं। लोग कहते हैं अंदर से ही खराबी है, FBR वाले कनाइमेंट्स के जरिए जो है ना लोग पैसा बनाते हैं, अपने टैक्स खत्म करवाते हैं, और जो बेचारे अंदर के साथ साथ ऊपर से भी खराबी है ना। जब शब्बर जैदी साहब को FBR का चेयरमैन बनाया गया, उन्होंने कुछ इकदाम उठाने की कोशिश की तो उन्हें फिर ऊपर से प्रेशर आया, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनसे कहा गया कि जी नहीं आप इनको छोड़ दें, इनको छोड़ दें, तो फिर ऊपर की तरफ से प्रेशर इतना ज़्यादा आता है, तो चेयरमैन FBR क्या करेगा? देखिए वो भी हुआ, लेकिन साथ साथ माजरत के साथ ये भी हुआ ना, शब्बर जैदी पे ये भी तो इल्ज़ाम लगता है ना कि जिन कंपनियों के वो टैक्स के वो क्या करते थे, उनकी कंपनी फर्म थी अकाउंटेंट्स की, उन्होंने बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, उनमें 3-4 कंपनियों का नाम आता है, कहा जाता है कि उनका टैक्स छुड़वाया उन्होंने, ये इल्ज़ाम लगता है उनके ऊपर। ये इसका जवाब पता नहीं उन्होंने कभी दिया है कि नहीं दिया, फिर इस पर कार्रवाई दोनों चाहिए थी उस वक्त, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे काम करने की कोशिश भी की थी। हाँ जी, अच्छे काम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहते थे मुझे चलने ही नहीं दिया गया। FBR पूरा का पूरा वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, कोई भी आ जाए वो कहते हैं उसको स्कटल कर देंगे, उस मूव को, कोई कामयाब नहीं होगा। आपने देखा माजी में हमने लगातार 4-5-6 आदमी जो है ना बाहर से लगाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो सिस्टम जो हम चाह रहे हैं ना रीस्ट्रक्चरिंग, वो कहा जा रहा था कि जी प्राइवेट सेक्टर से लोग ला के वहाँ बिठाए जाएंगे और उनसे काम लिया जाएगा, वो भी हमने करके देख लिया। उसमें भी हमने देखा क्या हुआ
तनख्वाहें MP1 MP2 वो करके दे दी लोगों की, 20 लाख 25 लाख 30 लाख, वो लोग आते हैं वही काम करते हैं। यानी शौकत अजीज जैसे आदमी जिनके पास ज़ाती तौर पे जानता हूँ अरबों रुपया उनका, वो आए, उन्होंने भी लोगों को फ़ायदा पहुँचाया प्रोसेस में। आप देखने को कहा जाता है कि वो तोशा खाने से छोटे छोटे तोहफे जो है ना लेके चले गए वहाँ से, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो अब सवाल तो ये है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है। अब बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि जी SIFC का रोल बढ़ गया है। मेरा ख्याल है फ़ौज को दरमियान में खुद आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे लोग तो फिर मेरा ख्याल है वो खुद आके कुछ को करें, ठीक, अगरचे बड़ा मुश्किल काम होगा। हर साल हम ये बात कर रहे होते हैं, हर बजट के मौके में हम बात कर रहे होते हैं कि जी ये FBR जो कहते हैं तमाम बुराइयों की जड़ है। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने देते, ये टैक्स कलेक्शन में जितना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं ये नहीं करते। वो टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्शन का कलेक्टर का जो कहते हैं जो डिजिटाइजेशन करनी थी, इन्होंने कंप्यूटराइजेशन करनी थी, ये फासला ख़त्म कर दिया जाएगा, टैक्स देने वाला टैक्स लेना, वो अभी वहीं का वहीं है। तो उनको तो आप देख लें हर दौर में पैसा बनाने का मौका मिलता है। और फिर मुझे देखें आज एक और चीज़ भी मज़ेदारी की मैं बात बताऊँ, ये बड़ा कहा गया अरबाब कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ये जो कहा जा रहा था ये एक सिस्टम मॉडर्नाइजेशन का ये खत्म कर देंगे। वो गाड़ियाँ भी उनके पास हैं और उसका अलग पैसे भी लिए चले जा रहे हैं सीनियर पोजीशन में लोग। हम तो चुके हैं खिताब की जानिब बढ़ने तो बात वही है, सारे कार्टल्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी कार्टल्स हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स और उनकी भी राय जरा जान ले। काशिफ साहब, अगर आपके पास कोई 2-4 तजावीज़ ज़ाहिर है जो हुकूमत ने करना था वो तो अब डिसीजन ले चुकी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन चलें आगे के लिए अगर आप कुछ हुकूमत को सजेस्ट करना चाहें तो आखिर में। पहली बात तो यह है कि अभी ये डिसीजन लिया नहीं गया, अभी ये प्रपोज किया गया है, अभी कल बाकी है उसकी ऐसे जो भी आपकी इकोनॉमी और आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के खिलाफ इक़दाम हैं उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर। और सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि हमने अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाना है, ज़रूर रेवेन्यूज़ को बढ़ाइए, हमें एक्सपेंडिचर्स को कम करने की भी बात करनी चाहिए। दूसरा, हमें IPPs पे ज़रूर बात करनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा जो हमारा टैक्स का पैसा जाता है जिसकी वजह से हमारे डेफिसिट्स बढ़ते हैं, हम क्यों डरते हैं IPPs पे बात करने के लिए, क्यों उसको रीनेगोशिएट नहीं किया जाता है ऐसे तमाम एग्रीमेंट्स को। जो पाकिस्तानी आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो पाकिस्तानी IPPs हैं, हमें उसको दोबारा रीनेगोशिएट करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर अपना जो फ्यूल हमें देखें, हमें एक तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म पॉलिसीज बनानी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा, हर साल बजट आएगा, हर साल हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे, टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे। और देखें, इंपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करेंगे, मशीनरी इंपोर्ट नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपके मुल्क के अंदर हम एडवांसमेंट की तरफ कैसे जाएंगे? हमें जिस चीज को कम करना है उस फ्यूल को कम ठीक है। चलें काशिफ साहब, वक्त चूंकि कम हो गया, आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी डिस्कशन करते रहेंगे। काशिफ अनवर साहब, आमिर ज़िया साहब, एहतिशामुल हक साहब, नुमान अब्दुल मजीद साहब, आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।